आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सड़क निर्माण कार्य में देरी से लोग नाराज हैं। जहां पर आपको बता दें कि लगभग 40 गांवों की 20,000 से अधिक आबादियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद के चिनाइली सौड़ जोगत मोटर मार्ग के हड़ियाडीही के समीप चल रहे सड़क दूसरीकरण और साथ ही पहाड़ी कटान व सुरक्षात्मक कार्यों में देरी हो रही है, जिसके कारण दिचली और गमरी पट्टी के 40 गाँव इससे परेशान है। भाजपा नेता उदयपाल परमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज उप जिलाधिकारी से मिलने गया था, तो वहीं उन्होंने लोक निर्माण विभाग की धीमी रफ्तार से चल रहे कार्य पर नाराजगी भी जताई है और जल्दी आवागमन शुरू करने को भी कहा है और साथ ही कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने की भी उन्होंने बात कही है। वहीं जब अधिकारियों से बात किया गया तो अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 27 नवंबर तक चिनाइली सौड़ जोगत मोटर मार्ग खुल सकता है। आपको बताते चले कि पिछले 10 दिनों से चिनाइली सौड़ जोगत मोटर मार्ग बंद है, जिसको खुलवाने की बात पर यातायात 21 नवंबर तक लोक निर्माण विभाग द्वारा कहा गया है कि यातायात सुचारू रूप से काम करने लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तय तिथि के बाद भी सड़क मार्ग बंद होने से क्षेत्रवासियों में काफी नाराजगी भी है और उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज दास ने बताया है कि विभाग सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक सड़क मार्ग खोलने का प्रयास कर रही है। उनका प्रयास है कि 3 दिनों के अंदर ही सड़क मार्ग को खोला जा सके। जब इंटर किया था, आज इस क्षेत्र की स्थिति हो गई है, झील बनने से जितने भी हमारे लोग विस्थापित हुए हैं वो जिस हालत में होंगे हमें नहीं मालूम, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन जो ये क्षेत्र है अपने 42-45 गांव हैं, ये तो काला पानी की सजा भोग रहे हैं। पुल भी इन्होंने तब बनाया जब क्षेत्रीय जनता ने आंदोलन किया। अब ये सड़क की स्थिति ऐसी हो रखी है कि पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगा दिया कि ये सड़क बंद की जा रही है, यहाँ खतरा है। तो पहले से इन लोगों को क्यों नहीं ये जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, प्रशासन हो चाहे विभाग हो। तो अभी इधर आने का होता, बीच में अभी सोशल मीडिया में देखता हूँ कोई कहता हमने नाव भिजवा दी, कोई कहता बड़ी नाव भिजवा दी। बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को जो तत्काल राहत दी है वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे अगली खबर उत्तराखंड के सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ही आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में कई वर्षों से 12 पत्थर सड़क किनारे बने अवैध फड़खोरों के खिलाफ ही जिला विकास प्राधिकरण व नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चला करके अवैध रूप से बने फड़खोरों को भी हटाने का शुरू किया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज उक्त टीमों के अधिकारियों के सूखाताल व बाड़ा पत्थर के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया और कई फड़ खोखों को भी ध्वस्त किया गया है। कई वर्षों से अपना फड़ लगा करके अपने परिवार जैसे तैसे लोग यहाँ पे भरण पोषण करते हुए दिख रहे थे। अचानक झील प्राधिकरण के अवर अभियंता सतीश चौहान, नगर पालिका प्रशासन व मैप पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पहुंची। स्वयं सामान के साथ ही 2 पहिया वाहन को फेंकते हुए नजर आए। यहाँ आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सचिव प्राधिकरण के निर्देश में प्राधिकरण की टीम ने 12 पत्थर क्षेत्र में अवैध फड़ और अतिक्रमण को भी हटाया है। ये हाईकोर्ट के आदेश पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अनियमित तरीके से जो फड़ खोखे लगाए जा रहे हैं और सूखाताल पार्किंग के आसपास जो खोखे लगाए गए हैं वो जो है वो हटाए जाएं और जिनमें से कुछ को चिन्हित भी किया गया है कि जो है कौन से खोखे जो है उसके बाद लगाए गए हैं, पूरे पूर्व में हटाए गए खोखों के बाद लगाए गए। सर 2 लोगों ने उसके लिए बहुत स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभी सरकारी जगह बैठे हुए बाइक फेंक दी गई, किसी को चोटिल हो सकते थे नहीं, तो जब उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है तो ये इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चोट खाते हैं तो अतिक्रमणकारी कोई बाइक नहीं थी किसी नहीं अतिक्रमणकारियों की मतलब अतिक्रमणकारी अपने आप जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदार स्वयं होते हैं वो तो ये तो उसको बार बार चेतावनी दी जा रही है, नहीं हटा रहा है तो क्या करोगे? अब हमें हटाएंगे खुद ही नहीं क्या बाइक अतिक्रमण करके सड़क पे लगाई गई थी। नहीं वो तो किनारे पे थी। नहीं, कहाँ किनारे पे थी? सड़क की लाइन पे है, उसकी अपनी लाइन कहाँ है? मतलब उसके अपने घर खड़ी कर। ये हाईकोर्ट के आदेश पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
अनोखा है जिसका नाम चकोतरा है। इसमें 17 औषधियों की ताकत बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस फल को बेहद ही अनोखा माना गया है। इस फल के इतनी विशेषताएं हैं कि किसी डॉक्टर के पास खाने के बाद जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। इस फल में 17 प्रकार की ऐसी औषधि है जिसका सीधा असर मानव जीवन के इस तरीके से पड़ता है। अगर इस फल का सेवन कोई भी व्यक्ति करे उसको कभी भी कोई बीमारी ही नहीं लग सकती है। चकोतरा फल जो कि इतना बड़ा और पकने के बाद इतना हल्का हो जाता है कि इसको खाने में मीठा और खट्टापन का एहसास होने लगता है और मानव शरीर के 17 प्रकार की बीमारियों को भी ये खत्म करता है, जिसमें विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। यह फल नींबू के आकार का होता है और पेड़ में एक झुंड बना करके पेड़ों में भी दिखाई देता है। यह फल आसानी से मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि जो लोग अपने घरों में फल और फूल के वृक्ष लगाते हैं खासकर उनके घरों में यह फल जरूर देखा जाता है और इस फल के बेहद ही महत्वपूर्ण भी बताई गई है क्योंकि ये 17 बीमारियों से रक्षा करता है। अगली खबर डोईवाला से है जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के तहत ही और किसान की मांगों को लेकर भी बताया गया है, जहां पर किसानों के साथ बैठक की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा डोईवाला पहुंचे थे, जहां डोईवाला के किसानों और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। डोईवाला पहुंचे किसान नेता बाजवा ने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व डोईवाला के किसानों के साथ बैठक की है और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा की है। साथ ही आगे किसान आंदोलन की रणनीति बना करके बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत भी किया है। जो लखीमपुर खीरी कांड है जिसमें हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार साथी को रौंद कर मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र द्वारा, वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। इसके साथ ही 700 से 800 किसान शहीद हो गए। ये महत्वपूर्ण विषय, इस पर कोई बात अभी हुई नहीं। इसके साथ ही एमएसपी जो था हमारे आंदोलन का मुख्य मुद्दा था तीनों कानूनों के साथ, उस पर अभी प्रधानमंत्री ने कुछ क्लियर नहीं किया है। और बिजली बिल के संबंध में और पराली के संबंध में हालांकि पहले सरकार इस पर एग्री हो चुकी थी, तो ये कुछ विषय हैं, इनको लेकर के चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, तो उनका कुछ जवाब जैसे भी आता है उसी तरीके से फिर आगे 27 तारीख की मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें सरकार के रवैये पे डिपेंड करता है कि सरकार उसमें किस तरीके से हल करना चाहती है। सरकार जैसे उन्होंने कहा कोई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कमेटी का कोई स्वरूप कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जैसे पत्र लिखा तो उस पर अगर क्लियर हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आगे की बात कही जा सकती है। और बाकी 27 को संयुक्त मोर्चा की बैठक है सिंगू बॉर्डर पर। अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा के भिकियासैंण विधानसभा में लगातार पेंशनर्स का आंदोलन जारी है। वहीं आपको बता दें कि 92वें दिन भी इनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार सीनियर सिटीजन के इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह ताड़ियाल ने प्रदेश की धामी सरकार पर भी सवाल दागे हैं और सवाल दागते हुए कहा कि प्रचार प्रसार के नाम पर मेसर जुगुंडन एंटरप्राइजेस को 150 डिस्प्ले बनाने का भी ऑर्डर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जनवरी 2021 से अनिवार्य की कटौती शुरू की जा चुकी है। इस प्रचार प्रसार को किसको लाभ मिलेगा? उन्होंने आगे कहा कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का कार्यालय महंगे किए जा रहे हैं। आखिर इतने महंगे क्यों किए जा रहे हैं? सरकार ने इस कार्यालय पर 5 साल के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए के पेंशनर्स और कर्मचारियों से वसूली की धनराशि भी खर्च किए गए हैं। क्या यह फिजूल खर्ची नहीं है, जबकि प्रदेश में कई बड़े कार्यालय अभी भी टीन शेड में ही चल रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने महालेखाकार के दायरे से एसआई व्यय को अलग रखा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस खर्चे में कोई भी जांच नहीं कर सकता है। कर्मचारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए हैं और जनगीतों से सरकार का विरोध भी किया है। पेंशनर के जो पेंशन से आप जो कटौती कर रहे हैं या कर्मचारियों के वेतन से आप जो कटौती कर रहे हैं, उस पैसे को आपने प्रचार पर खर्च किया है। लगभग 2,84,77,600 रुपया आपने केवल प्रचार पर खर्च किया है। मेरा ये कहना है कि आपने 2,84,77,600 रुपया प्रचार प्रसार पर खर्च करके आपको क्या हासिल हुआ, आपने क्या प्राप्त किया है? इससे पेंशनर को क्या मिला है और प्राधिकरण को क्या मिला है? भाई
कर्मचारियों से आपने अनिवार्य कटौती कर ली, पेंशनर से अनिवार्य कटौती कर ली, लेकिन अब आप जो है प्रचार प्रसार किसके लिए कर रहे हैं? क्या आम आदमी से भी आप इसको जोड़ेंगे? अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी हालत है। जहां पर आपको बता दें कि इस बुरी हालत को देखते हुए भी यहां पर पीपी मोड पर खत्म करने की मांग को लेकर के यूकेडी ने अस्पताल गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। डोईवाला विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही डोईवाला की जनता ने अस्पताल को पीपीपी मोड पर देकर करके बड़ी सौगात भी दी थी। हालांकि स्थानीय जनता ने इसका जमकर विरोध भी किया था और लगभग 1 माह तक अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन भी चला था, लेकिन सरकार ने जनता की भी नहीं सुनी और डोईवाला के एकमात्र सरकारी अस्पताल को 5 वर्ष के लिए एक निजी के अस्पताल में सुपुर्द कर दिया गया। एक बार फिर से इस अस्पताल को लेकर के सियासत गर्मा गई है और यूकेडी ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। अस्पताल को पीपीपी मोड से मुक्त करने की मांग की जा रही है। इस दौरान यूकेडी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में हर रोज अल्ट्रासाउंड नहीं किए जाते हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं को इधर से उधर चक्कर भी काटने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी है। देखो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेफर कर लेते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। और ये है कि जब तक ये पीपीपी मोड वापस नहीं लेंगे, अस्पताल का निजीकरण वापस नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे और ये लड़ाई आगे तक लड़ते रहेंगे। यहाँ पे देखो एक गरीब आदमी भी कहाँ वो करे, रेफर कर लेते हैं। दवाई क्या मिलते हैं, ये पैरासीटामोल, कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ। ये वापस लेना पड़ेगा अस्पताल का निजीकरण, बस मेरी यही गुजारिश है। हमारी निर्णायक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है और हमारा जनता को भी ऐलान है, जनता से भी अनुरोध है कि या तो आप जो है बाहर किस तरीके से लूट हो रही है स्वास्थ्य माफिया के द्वारा, या तो आप उसका शिकार हो रहे हैं, और जो आपको वादा किया गया था पीपीपी मोड के बाद बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देने का, वो सारी की सारी नदारद हो गई। पहले रोज़ यहाँ पर रोज़ अल्ट्रासाउंड होता था, लेकिन जब से ये पीपीपी मोड में गया हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड की सुविधा होती है और हर चीज़ के लिए जो है मरीज़ को जो है बाहर रेफ़र कर दिया जाता है। पहले 500 से 600 ओपीडी पर डे होती थी, आज की डेट में यहाँ 50 या 60 लोग भी आते हैं और जो लोग एक बार आते हैं दोबारा लौट के नहीं आते। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि इंडियन बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने की कोशिश हुई है। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाश अचानक से घुस गए और चोरों ने तोड़फोड़ भी की है। रात करीब 1:42 की यह घटना बताई जा रही है, जहां बैंक के एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई है और साथ ही अंदर काउंटर सहित अलमारियों में भी तोड़फोड़ की गई है। और करीब 8 से 9 मिनट के बाद सीसीटीवी फुटेज, इसका 3 बार सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हुआ है और अज्ञात व्यक्ति अंदर आते हुए भी दिख रहा है। नगद राशि 30 लाख की बताई जा रही है, जो कि ढूंढने में चोर नाकामयाब साबित हुआ और बैंक के सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने हुए एक शख्स भी दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई और सीसीटीवी खंगालने की भी पूरी कोशिश कर रही है। अगली खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर कानूनगो रजिस्ट्रार ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बाजपुर के तहसील भवन में उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान उन्होंने मांग पूरी न होने पर काम बंद कर हड़ताल जारी रखने की भी बात कही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ द्वारा प्रदेश सरकार से लंबे समय से 9 सूत्रियों की मांग की जा रही है, जहां मांग न पूरी होने पर रजिस्ट्रार कानूनगो ने काम बंद कर हड़ताल करने की बात कह रहे हैं और इसी के कारण उधमसिंह नगर जिले के समस्त रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील भवन में एकत्रित हुए हैं, जहां रजिस्ट्रार कानूनगो ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 9 सूत्री मांगों को भी मांग की है। वहीं साथ ही तहसीलदार और सहायक भूलेख अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं। हम 1 नवंबर से जो है नियमित रूप से जो है हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में हड़ताल सभी तहसीलों में है और हमारा जो धरना प्रदर्शन है मूल रूप से जो है राष्ट्र परिषद में चल रहा है और जो 9 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। कल पूरे प्रदेश के रजिस्ट्रार कानूनगो देहरादून में माननीय अध्यक्ष जी का घेराव करेंगे और अपना जो हमारा मूल पद है उसके लिए जो है परित्याग के लिए हम सब लोग जो है कल माननीय अध्यक्ष जो हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनको हम प्रत्यावेदन देंगे अपना। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम अपने पद से परिवर्तन करेंगे और मूल पद के लिए जो है हम
लिख के देंगे। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर ससुराल जनों से पीड़ित महिला ने, आपको बता दें, जहां पर वो लगातार महिला पीड़ित है, वहीं लगातार महिला दर दर की ठोकरें खाने को भी मजबूर है। रुड़की में एक विवाहिता और उसके बच्चे को न्यायालय के आदेश पर एक अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी उसकी ससुराल छोड़ने पहुंचे थे, लेकिन ससुराल वालों ने न्यायालय के निर्देश के बाद भी गेट नहीं खोला, जिसके कारण विवाहिता अपने छोटे बच्चों के साथ ससुराल के गेट पर ही घंटों तक बैठी रही। वहीं अधिकारी और पुलिसकर्मी भी महिला के साथ मौजूद रहे। आपको बताते चले कि अकबरपुर कालसो निवासी महेंद्र सिंह सैनी ने अपनी बेटी रूपा की शादी दिसंबर 2018 को रुड़की के देव एनक्लेव निवासी सुमित सैनी के साथ की थी। आरोप यह भी है कि शादी के करीब 6 माह बाद ही विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रिश्तेदारों में आपस में कई बार सुलह भी कराई गई, लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनी, जिसके बाद महिला ने हेल्पलाइन लगा करके पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस से मदद मिलने के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगली खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां पर लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला डोईवाला के हरिद्वार रोड स्थित भानियावाला तिराहे की दुरुस्ती को लेकर के यूथ कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक का पुतला दहन किया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल सैनी ने कहा कि भानियावाला में हरिद्वार तिराहा दुर्घटनाओं का अड्डा बना हुआ है। सड़क की बदहाली की वजह से आसपास के इलाकों में भी धूल का गुब्बार बना हुआ है और आए दिन राहगीर दुर्घटना का शिकार होते ही रहते हैं। साथ ही यह भी कहा कि साल भर से हरिद्वार तिराहे की सड़क का बुरा हाल है, पर संबंधित विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगली खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, जहां पर डीएम ने स्वरोजगार योजना की समीक्षा ली है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की बैठक लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इस वर्ष विभिन्न योजनाओं को के तहत ही जो लोन देने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को 15 दिन के अंदर ही पूरा किया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंकर्स आपसी समन्वय स्थापित करें और प्राथमिकता के आधार पर इस लक्ष्य को पूरा करें। वहीं विभिन्न योजनाओं के तहत जो लोन दिए जा रहे हैं, उनकी आम जनता को जानकारी हो, इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी आपसी समन्वय भी स्थापित करें और कैंपों का आयोजन करें। ऐसे में जन समस्याएं सुने और उसका समाधान भी करें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं के तहत ही बढ़ाए गए लक्ष्य को भी समय पर पूर्ण करें और साथ ही यह भी कहा कि लोन स्वीकृति की स्थिति पर निगरानी के लिए निरंतर बैंकर्स के साथ समन्वय भी स्थापित करें। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी, आपको बता दें, कांग्रेस के जिला पर्यवेक्षक ने राजनीतिक दौरा किया है। तो वही चुनावी दौर में ही बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस की जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार रानीखेत पहुंची है। रानीखेत विधायक करण माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस की जिला पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रानीखेत, द्वाराहाट और सल्ट की बैठक भी ली है, जिसमें रानीखेत विधानसभा विधायक और द्वाराहाट के पूर्व विधायक, सल्ट विधानसभा के कार्यकर्ता तमाम लोग भी मौजूद रहे। वहीं पर्यवेक्षक रश्मि पवार ने कहा कि एसआईसीसी ने उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है और वे चुनाव के दौरान तीनों विधानसभाओं में रहकर कार्यकर्ताओं और कैंडिडेट्स के बीच सामंजस्य बनाएंगे। इस मौके पर रानीखेत विधायक करण माहरा, द्वाराहाट के पूर्व विधायक और तमाम लोग भी मौजूद रहे। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।